जय भीम साथियों, जय भीम, जय भीम आर्मी। लखनऊ से आपके बीच लाइव है। जय भीम। आवाज सही नहीं आ रही ना? सही नहीं आ रही ना? जय भीम। आवाज सही है? थोड़ी सी और बढ़ाओ यार। जय भीम। आवाज सही है ना? चलिए, शुक्रिया आप सब लोगों का, धन्यवाद जो आप लोगों ने यहाँ बुलाया, इतना मान सम्मान दिया। बाकी लोग बैठ जा भैया, सब लोग। किसी से दोस्ती निभाने नहीं आया हूँ, एक सच का आईना समाज को दिखाने के लिए आया हूँ कि आज सच क्या है। कड़वे लोग हैं, सच बोलने के आदी हैं। समाज के लोगों को कभी कभी बुरा भी लग जाता है, लेकिन सच सुनने की आदत होनी चाहिए। साथियों, फूल वही चुन पाते हैं कांटों से जो टकराते हैं। मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। 5 या 10 मिनट आपको दूंगा। सुबह से आप इंतजार कर रहे हैं, लेट आने के लिए भी माफी चाहूंगा। फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार तो नहीं जाते। गौतम बुद्ध से लेकर के और साहब मान्यवर कांसीराम साहब तक जितने महापुरुष हुए हैं भारत में बहुजन समाज के, जिन्होंने महिलाओं के उद्धार के लिए, यहाँ के अछूतों के सुधार के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, ऐसे तमाम महापुरुषों को नतमस्तक और नमन करता हूँ। अब एक व्यक्ति को विशेष नमन करता हूँ, जिनका नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, जिन्होंने भारत के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार दिया, बंधुत्वता का अधिकार दिया। देश जो भारत देश में छुआछूत रही है, जो छोटे बड़े की भावना रही है, उसको खत्म किया। इस देश में भारतीय संविधान को लागू करा। अब उनको नमन। अब एक ऐसे महामानव जिन्होंने देश की राजनीति का रुख मोड़ दिया, जिन्होंने ये बताया कि भारत देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति लोग ही राजनीति नहीं कर सकते, जिन्होंने ये बताया कि इस देश के अंदर एक गरीब किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा, एक सब्जी बेचने वाले का बेटा भी संसद और विधानसभाओं में जाकर समाज के लिए राजनीति कर सकता है। ऐसे महामानव मान्यवर कांसीराम साहब को भी नतमस्तक और सलूट करें। साथियों, लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है। ये नेता बनने और बनाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है, जो तथागत गौतम बुद्ध या उससे भी पहले से लगातार चली आ रही है। कभी तथागत गौतम बुद्ध ने चलाया, कभी गुरु रैदास ने चलाया, कभी संत कबीर गुरु नानक ने चलाया, कभी फूले साहब पेरियार ने चलाया, कभी बाबा साहब अम्बेडकर साहब कांसीराम ने चलाया। आज ये बैठे खड़े मेरे पीछे जो हमारे नेता है, आज ये लोग इस लड़ाई को और मजबूती से चला रहे हैं। लड़ाई समझिएगा क्या है? लड़ाई ये है कि ये जो आपके सामने किताब है, ये वाली, ये लड़ाई है। क्योंकि ये जब से भारत में लागू हुई है, भारत का अछूत वर्ग, भारत की महिलाएं, जिनको मनुस्मृति में किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था, जो महिलाएं, जो मेरी बहनें, मेरी माएं आज मुख खोल कर यहाँ बैठी हैं, इनको कोई अधिकार नहीं था। जो ये आज अछूत समाज के लोग यहाँ पूरे चीख कर बोल रहा है, एक बच्चा खड़ा वाले खड़े हुए आप लोग बैठे हुए, इनको कोई अधिकार नहीं थे। इनको अधिकार जिस चीज ने दिलाया, सिर्फ लड़ाई और लड़ाई उसकी। जिन लोगों से लड़ाई है, वो सदियों से ऊंच नीच की भावना देश में स्थापित किए हुए हैं। वो ये चाहते हैं कि यहाँ का वो वर्ग जो मेहनत कश वर्ग है, जो शोषित रहा, जो पीड़ित रहा, आज भी इसको शोषित और पीड़ित बनाकर रखा जाए। लेकिन जो हमारे महापुरुष हुए हैं, उन्होंने हमें बताया कि हम जानवर नहीं है, जैसा खून यहाँ के उन लोगों की रगों में है जो अपने को तथाकथित स्वर्ण कहते हैं, ऐसा ही खून हमारी रगों में भी। जैसे जैसे हमने इतिहास पढ़ा तो पता लगा इस देश में हमने राज भी किया। ये जो लखनऊ वाली बेल्ट है, कितने महाराजा या पासी समाज के हुए, इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे महाराजाओं ने हमने राज भी किया, हमने शासन सत्ता भी चलाई, लेकिन हमको उन लोगों ने लगातार टुकड़ों में बांटा। इसलिए वो जानते थे, उनको आज भी मालूम है कि ये
बहुजन समाज के लोग जब जब इकट्ठा होते हैं तो ये सम्राट अशोक का राज स्थापित करते हैं। उनको पता है। साहब काशीराम साहब ने भी राज स्थापित किया, लेकिन जो राज उत्तर प्रदेश से चल करके पूरे भारत में स्थापित होना था, शोषित पीड़ितों का राज स्थापित होना था, उन लोगों का राज स्थापित होना था जो आज भी चाय बेचकर अपना घर का गुजारा चला रहे हैं, जो आज भी मजदूरी करके अपने घर का गुजारा चला रहे हैं, जो छोटी छोटी नौकरियां करके अपने घर का गुजारा चला रहे हैं, जिनको विभिन्न भाषाओं में कुछ से कुछ कहा जाता है, जिनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक मोती में पिरोया, जिसको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, जिसको पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, उन लोगों को इकट्ठा करके इस देश की व्यवस्था को परिवर्तित किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। पहले की बात ही हम लोगों को सबसे पहले जातियों में तोड़ा गया, फिर धर्मों में तोड़ा गया, फिर बताया गया कि तुम इस जाति के व्यक्ति हो, तुम इस जाति के व्यक्ति हो। हम टूटते चले गए। हम अगर समझदार होते तो ना टूटते, लेकिन हम टूटते चले गए। हम टूटे, हमने जो बचा खुचा राज था वो भी दूसरों को सौंप दिया। टूटने के बाद और हम टूटे, फिर हमारी वही स्थिति पैदा हुई जो कभी मनुस्मृति के समय में। ये बात ध्यान से सुनिएगा, आज स्थिति वही पैदा हो रही है जो मनुस्मृति के समय में थी। अभी कानपुर की घटना है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव की रंजिश के चलते एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को कुहाड़ी से काट दिया जाता है। प्रशासन भी उनके साथ रहता है और वो लोग उस लाश के पास पूरी रात बैठे रहते हैं। यही मनुस्मृति का कानून था। तो आज पुनः वो स्थिति रिटर्न हो गई, दोबारा वापस आ गई। इस देश में सबसे ज्यादा बलात्कार कहीं हो रहे हैं तो बहुजन समाज की बेटियों के साथ हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं। भारत ये ताली बजाने का विषय नहीं है, और सुन लीजिए, ताली बजाने का विषय नहीं है। बलात्कारियों को तो अगर मुझ जैसा अधिकारी बन जाए, अगर मुझ जैसा अधिकारी बन जाए तो नौकरी तो जाए, लेकिन बलात्कारियों को वाकई सड़क पर खड़े करके गोली मार दूंगा, इतना तो मैं मार दूंगा। ये समय की मांग है, समय की मांग है कि अब किन लोगों का साथ देना है, ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा। आपको उनका साथ देना है जो आपके दुख में, दर्द में, जब आपके घर में बलात्कार होता है, जब आपके घर में हत्या होती है, जब आपकी जमीन छीनी जाती है, कोई पूछने नहीं आता। या फिर उन लोगों का साथ देना है तो जैसे ही उसको पता लगता है कि हमारे परिवारों में कुछ हुआ है, दलित आदिवासी के घर में कुछ हुआ है, पिछड़ों के घर में, मुसलमानों के घर में कुछ हुआ है, और सबसे पहले जो टीम पहुंच जाती है उसका साथ देना, ये डिसाइड आप। सीधी सी बात है, चुनाव का भी दौर है। आज वोट की और राजनीति की बात भी खूब खुल के करूंगा, बिल्कुल वोटर राजनीति की बात करूंगा, पूछूंगा आपसे, मांगूंगा आपसे, बिल्कुल अपना जवाब मांगूंगा आपसे। आज मेरा समय आया है मजदूरी मांगने का। ये भीम आर्मी के जो लोग खड़े हुए हैं, ये रात दिन पैसे मांग करके आपके दुख दर्द में जाते हैं। जरा सा कोई मामला हो जाता है, थाने चौकियों में जाते हैं, झगड़ा हो जाता है तो उनके सामने अड़ते हैं जो गोली मारने का काम करते हैं। क्या इन लोगों को आपके वोट की जरूरत नहीं है? क्या आपका वोट सिर्फ उन लोगों को जाना चाहिए जो एसी के कमरों में बैठे हुए हैं? क्या इनको जाना चाहिए जो रात दिन आपके बीच रहते हैं? इनको जाना चाहिए ना। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है, इस छोटे भाई का नम्र निवेदन है, विनय रतन सिंह का नम्र निवेदन है, भीम आर्मी के एक छोटे से कार्यकर्ता का नम्र निवेदन है कि कुछ भी हो जाए, इस बार आपका वोट, आपका सपोर्ट और आपका नोट वो भाई चंद्रशेखर के नाम है। और ये मैं भीख नहीं मांग रहा हूं, ये मैं भीख नहीं मांग रहा हूं, मैं वो मांग रहा हूं जो हम कर रहे हैं, बिना राजनीति में कर रहे हैं। भारत में एक भी ताकतदार ऐसी बता दीजिए जो बिना राजनीति में हुए, या बीजेपी आ रहे तो मुंह तोड़ जवाब न देती हो, जब प्रशासन का पदाधिकारी गलत करता तो मुंह तोड़ जवाब न देती हो, एक भी बता दीजिए। अगर एक मुस्लिम साथी बैठा हो तो मैं उससे भी पूछता हूँ, जब सीएनआरसी का मामला था, सीएनआरसी आंदोलन ढीला पड़ गया था, प्रशासन ने सरकार के कहने पर आंदोलन को खत्म कर दिया था, उस समय भाई चंद्रशेखर आजाद निकलते हैं और जामा मस्जिद से गिरफ्तारी देते हैं। मैं खुद जाकर अलग अलग राज्यों में कई सभा करता हूँ, सीएनआरसी के आंदोलन को जिंदा करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। जब 2 अप्रैल का मामला हुआ तो आज भी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर कई हजार मुकदमे हैं। वो जो तथाकथित पार्टी के लोग ये कहते थे हम समाज सेवी हैं, वो घरों में घुसे रहे। जब जमानत की बात आई, हमने उनको कहा
भैया हम कमाने वाले लोग नहीं है, पैसा नहीं कमाते, हम समाज का काम करते हैं, पैसा नहीं कमाते। सबसे बड़ी बात, हम गद्दार भी नहीं है, हम स्वाभिमान जिंदा रखते हैं। हमने कहा कि हमारे लोगों की जमानतें तो हो जाए, लेकिन नहीं, उनकी जेब में 100 रुपए नहीं थे जमानत कराने। क्या उन लोगों को वोट नहीं चाहिए जो बिना राजनीति के ताकत के होते हुए आपके लिए लड़ते हैं? क्या उन लोगों को वोट नहीं चाहिए जो रात दिन कुछ भी घर बार छोड़ करके सिर्फ समाजी मूवमेंट का काम करते हैं, जो असली राजनीति को पहचानते हैं? क्या काशीराम साहब द्वारा चलाई गई व्यवस्था दोबारा से रिटर्न नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए, देश में आनी चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि सिर्फ विधायक का बेटा विधायक बन सकता है, तो मैं इस बात को सिरे से नकारता हूं और ऐसी विचारधारा वाले व्यक्ति को भी जूते पर रखता हूं, बिल्कुल रखता हूं। जो ये कहे कि विधायक का बेटा विधायक नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। विधायक के बेटे में अगर क्वालिटी नहीं है, वो सामाजिक सेवा नहीं कर सकता, तो उसे भारत में राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत में राजनीति वही व्यक्ति करेगा जो सामाजिक मूवमेंट समझता हो, जो भूख का दर्द समझता हो, जिसने सड़कों की धूल खाती हो, जो जानता हो कि जब मैं विधानसभा और संसद में जाऊंगा मुझे कौन से कानून पारित करना। कोई राजनीति हम इस व्यवस्था को बदलेंगे, इस देश की व्यवस्था को बदलेंगे। इतने सारे लाइव चल रहे हैं पूरे देश में, मुझे लोग सुन रहे हैं, मेरे लाइव सुनते हैं। हम इस व्यवस्था को बदलेंगे। मैं कह दूं यहाँ की तथाकथित उन राजनीतिक दलों से जो भारत की सबसे बड़ी पार्टियां मानी जाती हैं कि हम इस व्यवस्था को बदलेंगे। हम पूंजीपति राजनीति की व्यवस्था जो भारत में लागू है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी ने लागू की, कांग्रेस ने, सबसे पहले कांग्रेस ने लागू की, बीजेपी ने लागू की, और आज तमाम देश की राजनीतिक पार्टियां लागू किए हुए उस व्यवस्था को बदलेंगे। हम बनाएंगे देश के अंदर, बनाएंगे विधायक ऐसे लोगों को बनाएंगे जो पढ़े लिखे होंगे, जो जानकारी रखते होंगे। वो चाहे गरीब का बेटा चुना हो, उसको विधायक बना के दिखाएंगे, और जब तक नहीं दिखा देंगे बैठेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं बैठेंगे। थोड़े से जिद्दी किस्म के लोग हैं हम लोग, थोड़े जिद्दी किस्म के लोग हैं। जब से काम करना शुरू किया, जब से शुरू किया है, तो भीम आर्मी का अपना स्टाइल रहता है। ये प्रशासन भी जानता है, बिल्कुल जानता है कि प्रशासन किसी घटना में आधे घंटे में पहुंचता है, लेकिन आज भी भीम आर्मी पूरे देश में किसी भी घटना में 5 से 10 मिनट के अंदर पहुंचने का मादा रखती है, पूरे देश के अंदर कहीं भी कोई घटना नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, हाथ तरस के मनीषा वाल्मीकि केस की ओर लेकर के चलता हूं। आपने समझ देखा होगा, बलात्कार हुआ, सजा हुई, जेल चले गए, लेकिन उसके पीछे की कहानी समझिए क्या। मनीषा वाल्मीकि हमारे घर की बेटी 7 दिन हॉस्पिटल में पड़ी तड़पती रही। सरकार के नेताओं के कान नहीं खुले। जब दिल्ली की टीम को वहां हमारे द्वारा भेजा गया, उसने बताया भैया हालत बहुत बुरी है, और भाई चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचते हैं हाथरस के अंदर, तब इस देश की तथाकथित जो राजनीतिक दल है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो समाजवादी सरकार हो, या अन्य जो और राजनीतिक दल है जिनके नाम छोटे छोटे हैं, चंद्रशेखर आजाद के जाने के बाद वो घोषणा करते हैं हम भी उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए उसके गांव में जाएंगे। क्या ये न्याय है? एक बेटी का रेप हो जाता है, उसके हाथ पर तोड़ दिए जाते हैं, जब तक उसके समाज के लोग खड़े नहीं होते तो उसको न्याय नहीं मिलता। क्या ये न्याय है? ऐसे देश की कल्पना करते हैं लोग, ऐसे देश को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे देश सोने की चीजें बढ़ेगा नहीं। मैं कहता हूँ भारत माँ की जय कहने वाले लोगों को भी कि भारत माँ की जय कहने से अगर ये देश आगे बढ़ता, तो मुझे बताओ आकर के भीम आर्मी के कार्यकर्ता इतने हैं कि तुम सारी उम्र जय करना, और हम सिर्फ 2 घंटे जय कर अगर आप लगाएंगे और भारत विश्व गुरु बन सकता हो, हम तैयार। लेकिन मैं जानता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ता हूँ, फूले पैजार को पढ़ता हूँ, बुद्ध और रैदास को पढ़ता हूँ, संत कबीर और नानक को पढ़ता हूँ। मैं जानता हूँ जय कहने से न तो मुझे रोटी मिल सकती है, न मुझे इज्जत और सम्मान मिल सकता। मेरा संघर्ष ही मुझे इज्जत और सम्मान दिला सकता। मैं जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। तो तभी तो इस पूरे देश के अंदर इस टूटे फूटे समाज को जो बिखरा हुआ पड़ा है, जो आज अगर कोशिश कर ले इकट्ठा हो जाए, इतनी सारी जातियां 6000 से कुछ ऊपर जातियां, ये जातियां अगर इकट्ठी हो जाए तो इस देश में अम्बेडकरी व्यवस्था लागू की जा सकती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कानून इस पूरे देश में लागू किया जा सकता है। जिनको जानकारी ना हो उनको मैं बता दूं, तो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है, इस देश की एक भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से दूर होकर जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत की अर्थव्यवस्था की स्थापना कर दी, भारत की पेयजल योजना की स्थापना कर दी। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो बाबा साहब अम्बेडकर से उधर करना चाहता। पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं कहता, पढ़ लीजिएगा, नेट पर ढूंढिए, किताबों में ढूंढिए, मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और आज हम उन बाबा साहब को मानने वाले लोग
सैद्धांतिक लोग, फूले साहू पेरियार की विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग, जिन लोगों को कोई खरीद ना सकता हो, जिन लोगों ने झुकना ना सीखा हो, जिन लोगों ने बिकना ना सीखा हो, वो लोग आपसे चीख चीख कर कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको रोटी दूध दिला सकता हूँ या नहीं दिला सकता, ये बिल्कुल नहीं कहता। ना मैं ये कहता कि मैं आपको कहीं से पैसे दिला सकता हूँ या नहीं दिला सकता, बिल्कुल नहीं कहता। लेकिन हाँ, एक बात मैं पूरे दावे से कहता हूँ, जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मैं आपको सम्मान दिला सकता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ के मैं आपको सम्मान दिला सकता हूँ, ये बता सकता हूँ। बहुत सारे लोग देवी देवताओं की बात करते हैं, पता नहीं कौन कौन सी बात करते हैं। तो भाई हमारा तो एक ही राम, हम दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का, आदिवासियों का तो एक ही राम है, जिसका नाम काशी राम है। दूसरा हमारा कोई राम नहीं। अगर दूसरा हमारा कोई राम है तो हमें बताएं, हमारे साथ, हमारी बेटों के साथ होने वाले बलात्कारों के समय में वो लोग कहाँ रहते हैं? हमें बताएं, हमारे द्वारा, उनके द्वारा की गई हमारी हत्या के समय वो कहाँ रहते हैं? उन्हें बताएं कि हमारे द्वारा हम पर जो शोषण होता है उस समय वो लोग कहाँ, ये हमें बताएं। नहीं बताएं। अगर रोटी खानी है तो खुद के हाथ पर कोई रहना पड़ेगा। अगर वाकई सम्मान चाहते हो तो उठकर खुद खड़ा होना पड़ेगा। ये जो डर हम लोगों के दिमाग में बिठाया गया है कि बात बात पे जेल भेज दिया जाएगा, तो सबसे पहले तो आपका भाई खड़ा है, बिल्कुल खड़ा है। कहता हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी, तुमने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तुम्हारा ये नारा बेटियों के बलात्कार से अगर होकर गुजरता है तो मैं तुम्हें भी सिरे से खारिज करता हूँ, बिल्कुल खारिज करता हूँ। मैं तुम्हारी व्यवस्था को जूते की नोक पर रखता हूँ। जिस शासनकाल में बेटियों की सुरक्षा ना हो सकती हो, जिस शासनकाल में मजदूरों की सुरक्षा ना हो सकती हो, ऐसी शासन व्यवस्था को मेरे जैसा व्यक्ति जूते पर रखता है, बिल्कुल रखता है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूँ। मैं बराबरी चाहता हूँ, किसी जाति धर्म का विरोध नहीं करता। मुझे से लोग, भागवत जैसे लोग, अरविंद जैसे लोग, कौशल वाल्मीकि जैसे लोग, हमारी बड़ी बहन भी आज आई हुई है, इनका बोलने का समय था, लेकिन समय कम होने की वजह से बहन ने हमें पहले कहते थे भैया आप ही जान लीजिए। 69,000 भर्ती में चंद्रशेखर भाई के साथ यहाँ पर पड़ी रही पूरी रात। भैया ने कहा बहन चली जाइए, बीमार होने के बावजूद वहाँ रही। तो ऐसी बहनों को भी सलूट है। तो ऐसे लोग जो गैर बराबरी की व्यवस्था में विश्वास रखते हो, उनको चैलेंज है, बिल्कुल चैलेंज है, खुला चैलेंज है। ये कहकर चैलेंज है कि तुम्हारी गैर बराबरी की व्यवस्था को हम तोड़ेंगे, भीम आर्मी के लोग तोड़ेंगे, जो तुमसे उभर सकता तुम उखाड़ लीजिए, बिल्कुल चैलेंज है। और ये चैलेंज किस लिए है? ये चैलेंज दिया आपसे पहले भी, ये तथागत बुद्ध ने भी चैलेंज जरूर दिया होगा कि तुम्हारी गैर व्यवस्था बराबरी की व्यवस्था में तोड़ूंगा, तोड़ी। गुरु रैदास ने भी दिया होगा, नानक कबीर ने, फूले पेरियार ने भी दिया होगा, बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम साहब ने भी दिया होगा। जब मेरे पिताओं ने, मेरे दादाओं ने चैलेंज दिया, तो आज उनका बेटा भी चैलेंज दे रहा है कि तुम्हारी व्यवस्था को इस भारत देश से कैसे तोड़ करना चाहिए। हम बिल्कुल तोड़ देंगे। हमारा सीधा सीधा सपना है, इसी देश का वो वर्ग जो सदियों से छूट रहा है, इस देश का वो वर्ग जो आज भी शोषित पीड़ित है, इस देश का वो वर्ग जिसको आज भी एक समय का खाना मुहैया नहीं होता, बिल्कुल है। इसलिए हम लोगों ने राजनीतिक कदम बढ़ाया है, वरना हम सामाजिक स्तर पर भी इतने मजबूत हैं कि किसी की हिम्मत नहीं, किसी की औकात नहीं बिना वजह हमारी तरफ उंगलियां उठा दे। लेकिन राजनीतिक कदम बढ़ाना पड़ा। साहब काशीराम साहब कहते थे जब संसद में तुम्हारी बात न सुनी जाए तो संसद के बाहर सड़कें फूल कर दो और इतना शोर मचा दो संसद में बैठे लोग गूंगे हो जाए, बहरे हो जाए। किया हर मामले में। लखनऊ में 69,000 भर्ती में तांडव किया अपने अधिकार पाने के लिए, यहाँ के भारत के ओबीसीओं के अधिकार पाने के लिए तांडव किया। पढ़े रहे चंद्रशेखर आजाद जी 3 दिन यहाँ और कहा कि न्याय लेकर रहूंगा। लड़े, सरकार किया तांडव, दिल्ली में किया, भारत की राजधानी में किया। जब 700 साल पुराना संत श्रोमणी सदगुरु रविदास घर गिराया गया तो तांडव किया। दिल्ली में पहुंचे कई लाख लोग और बताया कि हमारी आबादी इतनी है कि जहां पैर रखेंगे वो जमीन हमारी हो जाएगी। ये बताया, हाँ जेल गए, अत्याचार हुआ, कोई दिक्कत नहीं, किया और करेंगे, बिल्कुल करेंगे। विश्वास है मुझे अपने खून पे, बिल्कुल पूरा विश्वास है, शुद्ध खून पे विश्वास है कि जिस कौम से मैं आता हूँ, उस कौम में रहने वाले मेरे बुजुर्ग, उस कौम में रहने वाली मेरी माँ, उस कौम में रहने वाले मेरे भाई, उनका मेरे सिर पर भरपूर आशीर्वाद है। जब मेरी तरफ उंगली उठेगी तो वो कौम खड़ी होगी और बताएगी, बिल्कुल बताएगी, मजबूती से बताएगी कि गलत करोगे तो उंगली भी काट ली जाएगी। मैं जानता हूँ, मुझे अपनी कौम पर बिल्कुल
यही भाषण जब आप सुनेंगे भाई चंद्रशेखर आजाद जी का, तो वो भी ये कहेंगे कि मुझे अपनी कौम पे विश्वास है, उस 85% कौम पे विश्वास है जो इस देश का शासक बन सकती है, जो इस देश का शासक बन रही है। तो मेरा निवेदन है कि अपनी आपस के जातिवाद को भूलकर, अपने आपस के धर्मवाद को भूलकर, सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को याद करके अपने आप को एकजुट कीजिए, उन ताकतों के खिलाफ एकजुट कीजिए जो आपका शोषण करती है, जो आपके साथ अत्याचार करती है। उन ताकतों के खिलाफ एकजुट कीजिए जो आपको आज भी शिक्षा से विहीन रखना चाहती है। उन ताकतों के खिलाफ खड़े हो जाइए जो आज भी गांव में कोटे में मिलने वाले अनाज को मंडियों में बेच देती है। उन ताकतों के खिलाफ खड़े हैं हम लोग, पीछे बिल्कुल खड़े हैं। एक एक बच्चा तैयार कीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट के लिए बच्चे तैयार कीजिए, दीजिए भीम आर्मी के लोगों को, भीम आर्मी के लोग पढ़ाकर आगे बढ़ाएंगे और उसको अम्बेडकर मूवमेंट की व्यवस्था में लाकर रखना पड़ेगा। इस देश की उन्नति अगर कहीं हो सकती है, मैं कहता हूँ पूरी जिम्मेदारी से, या और लोग भी है तो वो भी सुन लें, इस देश का श्रवण भी मेरी इस बात को सुने, इस देश की उन्नति हो सकती है तो सिर्फ एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था का नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। दूसरी कोई व्यवस्था तो मुझे आगे डिबेट कर दीजिए मत। तो मेरा निवेदन है, बहुत सारे संसाधन हम लोगों को नहीं, कोई ये कहता हो भाई मीडिया के माध्यम से प्रचार करते हैं, अपनी पार्टी का संगठन का नहीं करता है, नहीं पैसे कहाँ से लाएंगे? अगर जब किराया भी आया तो कुलदीप भार्गव ने कुछ पैसे बहन से लिए होंगे, कुछ आपसे लिए होंगे, जब मेरे किराए की व्यवस्था की होगी, मेरे रुकने रोटी की व्यवस्था की होगी। ठीक, तो हमारा जो नेटवर्क है वो आप लोग, यार दोस्त, रिश्तेदार या भाईचारा, बंधु, आप ही लोग, आप ही प्रचार करेंगे, आप ही बताएंगे भाई चंद्रशेखर आजाद नाम का एक नेता देश में पैदा हुआ है जो अपने आप को नेता नहीं बेटा कहता। आप ही बताएंगे, सब लोगों को बताएंगे, उन नेताओं को बताइए काम आएंगे। भाई जब हम पर मुसीबत आती है तो चंद्रशेखर आजाद के लोग आते हैं, तुम नहीं आते, ये भी आप बताएं। तो मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आप पार्टी के प्रचार को करते रहें, चंद्रशेखर आजाद भाई के प्रचार को करते रहें, भीम आर्मी के प्रचार को करते रहें। जब भी कोई मुसीबत आप पर आए तो यहाँ पर खड़े हुए ये हमारे अरविंद अवतार जिलाध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष कुलदीप भार्गव जी, ये जो पूरी टीम यहाँ खड़ी हुई है, यहाँ विधानसभा अध्यक्ष भी खड़े हुए हैं और तमाम साथी खड़े हुए हैं। नारायण मत होइएगा, सबके नाम नहीं ले रहा हूँ, सीतापुर की अपनी टीम आई हुई है, इन तक सूचना भिजवाएगा भैया ये परेशानी है। पढ़ाई के लिए तो हम अपना घर बेचने के लिए तैयार है। कोई बेटी ये कहती हो भैया मुझे पढ़ना है, घर में व्यवस्था नहीं है, तो पहले तो गांव के लोगों से मांगेंगे, अपने अधिकारियों से मांगेंगे, जब लगेगा नहीं मिल पा रहा तो हम अपना घर बेच देंगे उस बिटिया की पढ़ाई के लिए। ऐसे भी लोग, बस आपसे एक ही उम्मीद है कि इस देश की शासन व्यवस्था बदलना चाहते हैं। सड़क के बाहरों का लड़ाई हमने खूब लड़ी, खूब सारे मुकदमे हुए, भीमा कोरे गांव की लड़ाई हुई थी, वहाँ 8 से 10 हजार भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के मुकदमे है। यहाँ गोबरा की लड़ाई हुई, यहाँ से 20,000 कार्यकर्ताओं के मुकदमे है। महाराष्ट्र में मुकदमे है, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, केरल, कर्नाटक में, सब जगह भीम आर्मी कार्यकर्ताओं पर मुकदमे है। और ऐसे मुकदमे नहीं है, लड़ाई लड़ी है, लोगों को न्याय दिलाया, मुकदमे लड़ रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए मन पक्का कर लिया है, सड़क के बाहर तो लड़ाई भीम आर्मी लड़ी रही है, लेकिन भीम आर्मी ने जो विंग बनाया जहाँ समाज पार्टी काशीराम, उसमें अब ऐसे लोगों को तैयार करके भेजा जाएगा, भीम आर्मी से तैयार करके भेजा जाएगा जो फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को स्थापित करेंगे। और स्थापित करके जो काम हम सड़क पर कर रहे हैं वो लोग विधानसभा में बैठ करके करेंगे कि अगर हमारे लोगों का अहित हुआ तो बख्शा नहीं जाए। इस प्रकार से देश के अंदर मेरा समाज सफाई का काम करता है, समझ रहे? मेरा समाज सुबह 4 बजे निकलता है, झाड़ू लगाता है, लैट्रिन के बटन घुसता है, उसकी तनख्वाह जानता है कितनी है? जानते हैं? 5,000, 6,000, 7,000, बस खत्म। उसकी तनख्वाह सुबह 4 बजे। ठीक, जिस दिन हम विधानसभा में होंगे और हमारे एक मंत्री के सिग्नेचर से हमारे लाखों लोग जो मर रहे हैं वो लोग सरकारी हो रहे हैं। जिस बैकलॉग की हम बात करते हैं, हम नौकरियों की बात करते हैं, जिसको बीजेपी ने कहा खत्म कर दिया, वो सिर्फ खत्म इसलिए किया है कि यहाँ का SC ST OBC नौकरियों के आधार पर और आगे न बढ़े। हम आगे बढ़ गए ना, कुछ लोग कमाने लगे हैं, कुछ लोग पढ़ने लगे हैं, कुछ लोग मजबूती है मंच तो लग गया है, तो बहुत लोगों के पेट में दर्द हो गया होगा कि जिन लोगों को गाँव से बाहर रखा जाता था आज वो लोग मंच पे खड़े होकर बोलने लगे हैं। तो वो जो मैं बैकलॉग की बात अभी कर रहा था, सरकारी नौकरी की बात कर रहा था, कब मिलेगी? बाहर से लड़के तो मिलती नहीं है, बाहर से लड़के मिलनी होती तो इतने आंदोलन हो चुके कर लिए होते, वो कहाँ मिलेगी? जब हमारे सही लोग, वो लोग जानकारी रखते हैं जो लड़ सकता है विधानसभा में जाए, बिल्कुल जाएंगे। वरना आज भी तो देश में विधायक हैं
दलित विधायक नहीं है? बिल्कुल विधायक है। एमपी नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन जब कोई व्यवस्था दलितों के विरोध में काम करती है, कोई व्यवस्था बहुजनों के विरोध में काम करती है, क्या वो बोलते हैं? हाथरस केस हुआ, कोई विधायक बोला? नहीं बोला। तो ये व्यवस्था है, इसको दिमाग में डाल लीजिए। अपने बच्चों को अगर चाहते हैं कि आपके बच्चों का फ्यूचर सही हो, और अगर आप ये चाहते हैं आपके बच्चे आगे सम्मान से जी सके, सम्मान से लड़ सके, तो बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ अब हम लोगों की लड़ाई और भी तेजी से मजबूत हो जानी चाहिए। और इस देश का वो वर्ग जो आज शिक्षित हो गया है, जिसको अछूत कहा जाता है, उस वर्ग से छांट करके, धीरे छांट करके यहाँ की राजनीति में भेजिए, यहाँ की इंजीनियरिंग में भेजिए, यहाँ की डॉक्टर बनाइए, IAS PCS बनाइए, जब जाकर इस देश की व्यवस्था को बदला जा सकता है। और मैं कहता हूँ अपनी बहनों को, जो मेरी बहनें बैठी हुई है यहाँ पर, कि अपना जो आपका काम है, एक रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चों को जरूर खिलाइए। इनको स्कूल भेजिए, मारिए पीटिए, लेकिन बच्चों को स्कूल जरूर भेजिए। पड़ोसी को प्रेरित कीजिए, बेटियों को पढ़ाइए, आगे की ओर बढ़ाइए। अगर कहीं कोई दिक्कत आती तो हम लोग बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल आप ही लोग हैं जो व्यवस्था बदल सकती है। आप ही वो है जो इस व्यवस्था को उखाड़ कर फेंक सकती है, जो गलत व्यवस्था को उखाड़ कर फेंक सकती है। तो आप अपना मन पक्का कर लीजिए, बिल्कुल मन पक्का कर लीजिए। आडंबर की जगह अपने बच्चों को किताबें पढ़ाएंगे तो व्यवस्था आगे बढ़ेगी। और मैं चंद लाइनों के साथ अपनी बात करूंगा। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं अपनी ठोकों में डालते हैं। ये लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब मैं बोलता हूँ तो मुझे मुद्दा का संचार होता है, तो स्वाभिमान से जीने की बड़ी भाषा होती है। तो लगभग मैं जितने कार्यक्रम में जाता हूँ, मेरा ये रहता है कि लाइनों में जरूर है। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताल रखते हैं। कल की परवाह भीम आर्मी के लोग नहीं करते दोस्तों। भीम आर्मी के लोग तो अपनी मुट्ठी में रखते हैं, अपनी मुट्ठी में। तो यहाँ के हमारे आजाद समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष कहाँ है? आइए, यहाँ के जिला अध्यक्ष कहाँ है हमारे आजाद समाज पार्टी के? यहाँ के हमारे भीम आर्मी के विधानसभा अध्यक्ष कहाँ है? जिला अध्यक्ष कहाँ है? यहाँ की विधानसभा की आजाद समाज पार्टी की कमेटी और भीम आर्मी की विधानसभा की कमेटी कहाँ है? आइए सब लोग आइए। इन सबके चेहरे देख लीजिए साहब। ये मेरा परिवार जो मेरे सामने बैठा है, सबके चेहरे देख लीजिए। कभी भी कोई परेशानी आए तो इन तक मैसेज भिजवाइए कि भैया ये परेशानी। ठीक, जब आप इन पर मैसेज भिजवाएंगे ना, तो उस परेशानी का 2 घंटे में सोल्यूशन किया जाएगा। 2 घंटे बिल्कुल किया जाएगा। अगर वो संवैधानिक परेशानी कोई क्रिएट कर रहा है, आपके साथ विरोध कर रहा है, तो 2 घंटे में ये टीम उसका सोल्यूशन करेगी। इनके सबके चेहरे देख रखिएगा। ये हमारे आजाद समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष है, और ये हमारे भीम आर्मी के विधानसभा अध्यक्ष है। ये जिले के जिला अध्यक्ष, ये टीम है, ये मजबूत टीम है। यही यहाँ काम कर रही है। यहाँ अगर चंद्रशेखर आजाद भाई मजबूत है, विनय रतन मजबूत है, या और कोई मजबूत है, तो इसी टीम की देन है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने मजबूत कार्यक्रम कराया, लोगों को इकट्ठा किया और समाज में जागृति का न्याय कर। मैं सिर्फ अपने लास्ट मेरा सवाल है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी से कितने लोग सहमत? चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम तो सुना होगा ना? चंद्रशेखर आजाद रावण, आप सब लोग सहमत हैं? उनके साथ हैं? कौन सी विधानसभा है? मलियाबाद। गाँव कौन सा है? तो मैं चंद्रशेखर आजाद भाई को जाके कह दूं, तोरणा गांव के मलियाबाद विधानसभा के सारे लोग आपके साथ हैं? कह दूं जाकर के? हाथ बिल्कुल कह दूं, पूरी जिम्मेदारी से वोट